हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्टर बीपीएससी। टेस्ट 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने 1 से लेकर 75 प्रश्नों को पार्ट 1 में देख लिया था। ये टेस्ट 3 का पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम लोग 76 से लेकर 150 क्वेश्चंस तक देखेंगे। ध्यान देंगे कि ये टेस्ट 3 है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें हम लोग सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ये केजीएस आईएएस का टेस्ट है जो बीपीएससी के लिए बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल चराइदेव मोइदाम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मोइदाम जो है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। मोइदाम के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये अहोम राजवंश का टीला है, ठीक है, और इसे यूनेस्को का 43rd हेरिटेज के रूप में जो है मान्यता दी गई है, ठीक है। तो असम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला जलमग्न संग्रहालय संकेन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो है भारत का सबसे पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात जो है वो परमाणु से चलने वाली, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अरिघात का नाम जरूर याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा में आए चक्रवात का नाम क्या था? तो दिसंबर के महीने में जो उड़ीसा में चक्रवात आया था उसका नाम था ऑपरेशन दाना, ठीक है। ऑपरेशन दाना इसका नाम था, ठीक है। और ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आया था, ये अक्टूबर 2024 में जो है 24-25 अक्टूबर के आसपास जो है इस क्षेत्र में काफी भयानक तूफान और बाढ़ का मौसम लाया था, ठीक है। और ये डाना नाम जो है वो कतर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कतर भी नाम आप लोग याद रखेंगे, QATAR, कतर, ठीक है। तो कतर जो है उसने दाना नाम दिया था। उड़ीसा में जो है ये साइक्लोन आया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ठीक है। सेंट मार्टिन द्वीप ये चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखेंगे सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये बांग्लादेश का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं में से नहीं है, ठीक है। तो भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं में से कौन सा नहीं है? तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये है चाणक्य रिज, ठीक है। 3 रिज पाए गए थे, अशोक, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज, जिसमें से ये डी जो है, ठीक है, वो नहीं पाया गया था, चाणक्य रिज, ऐसा कोई रिज नहीं पाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, NIRF 2024 की ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे कि आईआईटी मद्रास जो है उसे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ध्यान रखेंगे जहां तक कि परख की बात है, ठीक है, तो इसमें पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत AICTE की पहल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है, ये AICTE की पहल नहीं है। ओके, ये एनसीईआरटी की पहल है, तो आईसीटी की नहीं बल्कि ये किसकी पहल है? ये एनसीईआरटी की पहल है। वहीं स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये शैक्षिक प्रगति की निगरानी के लिए मानक निर्धारित करता है और मूल्यांकन करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है सही उत्तर पकड़ने, तो ये केवल 2 यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर होगा, 83 का बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में कहता है, भविष्य सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो भविष्य सॉफ्टवेयर जो है वो पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग से संबंधित है। तो भविष्य सॉफ्टवेयर जो है वो पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया या मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे कि अगस्त 2024 में जो है शेख हसीना को उनके पद से पदच्युत कर दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86,
86 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते की बात करें तो ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। ध्यान दें कि राष्ट्रपति जो है वो 3 देशों की यात्रा पर थी, उसी क्रम में उन्हें तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो ध्यान देंगे कि ये उमर अब्दुल्ला हैं। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की प्रतिष्ठित प्रतिपादक थी। तो ध्यान देंगे कि ये जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी थी। तो न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहा था ये। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई का कौन सा स्थान है। तो ध्यान देंगे कि आरबीआई का स्थान जो है वो 12वां है। ठीक है, 12वां स्थान है आरबीआई का। सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई का स्थान 12वां है। क्वेश्चन नंबर 90 देख रहे हैं। 90 क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन जो है वो संघाई में आयोजित किया गया है। संघाई चीन में है, तो वहीं पर जो है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। माफ कीजिएगा, ये संघाई नहीं बल्कि नई दिल्ली है। ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। बिम्स्टेक में जो है चीन तो है ही नहीं, इसलिए संघाई में इसका आयोजन नहीं हो सकता है। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए 91 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो है वो टीबी सोमनाथ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो गौरव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1000 किलोमीटर वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एक प्रकार का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ठीक, और ये 1000 किलोग्राम का है, ये भी सही है। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट जो है वो है कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ध्यान देंगे कि ये डीआरडीओ के द्वारा जो है विकसित नहीं किया गया है। ठीक है, सॉरी, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित नहीं किया गया। स्टेटमेंट 2 गलत है, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। पेरिस 2024 ओलंपिक और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान देंगे अमेरिका और चीन है। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वहीं चीन ने पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जहां तक भारत की बात करें तो भारत जो है ओलंपिक में भारत का स्थान 72वां रहा था, वहीं पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान जो है वो 18वां स्थान रहा था। तो ओलंपिक में 71वां और पैरा ओलंपिक में 18वां स्थान रहा है। ठीक है, ओलंपिक की बात करें हम लोग तो इसमें भारत ने एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में भारत का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर 29 पदक जीते थे। ठीक है, और यहाँ पे 7 पदक। तो भारत का स्थान जो 71वां ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में 18वां रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया गया, इसकी स्थापना की लागत कितनी है। तो इसकी स्थापना की लागत जो है 1264 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो दरभंगा में जो एम्स का निर्माण किया जा रहा है उसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका जो स्थापना का लागत है वो 1264 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 95 देख रहे हैं। वर्ष 2024 में बिहार के किस वेटलैंड में सर्वाधिक पक्षी विविधता दर्ज की गई है। तो ध्यान रखेंगे कि ये है गोकुल जलाशय में। ठीक है, तो गोकुल जलाशय जो है उसमें सबसे ज्यादा पक्षी विविधता देखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन 2000 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है। तो बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन जो है ये कानपुर में आयोजित किया गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिहार का चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन है लेकिन ये कानपुर में क्यों हो रहा है। तो
जो उद्योग है और निवेश को आकर्षित करने के लिए इसका कानपुर में आयोजन किया गया था। ध्यान रखें कि कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसलिए इसे कानपुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, बिहार की गन्ना यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसान समूहों को दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी है? ध्यान रखेंगे ये 90.68 लाख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक नर्सरी का कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल किस जिले में लागू किया गया है? तो ये जो है पूर्वी चंपारण में लागू किया गया है, ठीक है। प्राकृतिक नर्सरी का किसान विज्ञान केंद्र परसौनी मॉडल जो है ये किस जिले में लागू किया गया है? तो पूर्वी चंपारण जिले में लागू किया गया। पूर्वी चंपारण आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है? तो ध्यान देंगे कि ये जो है आपको कॉमन कैट स्नेक जो है इसे देखा गया है, ठीक है। कॉमन कैट स्नेक कहाँ देखा गया है? वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ध्यान देंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो है वो भी बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 100 कहता है, ये अभिकथन और कारण यानी असर्शन और रीजन वाला है। तो पहले अभिकथन पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजी के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रीजन है, पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर जनजातीय समूह में शामिल है जिन्हें विशेष ध्यान और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे, असर्शन में यहाँ पे जो राज्य सरकार कह रहा है ये राज्य सरकार नहीं बल्कि यहाँ पर केंद्र सरकार होगा, ठीक है। राज्य सरकार विशेष रूप से नहीं करती है बल्कि केंद्र सरकार करती है, ठीक है। यानी हमारा अभिकथन गलत है, रीजन लेकिन हमारा सही है क्योंकि पीवीटीजी जो है वो सबसे अधिक कमजोर जनजातीय समूह हैं और इन्हें विशेष ध्यान और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य, यानी असर्शन असत्य है लेकिन रीजन सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, 101। WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में वैश्विक ट्यूबरक्लोसिस टीबी मामलों का उच्चतम प्रतिशत है? तो इसका उत्तर जो है भारत होगा। भारत में ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसके मामलों का उच्चतम प्रतिशत, ठीक है, इसकी गणना की गई है। ये रिपोर्ट कौन सा है? WHO का ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, 102। हाल ही में किस लैटिन अमेरिका देश ने चीन की सहायता के लिए एक मेगा बंदरगाह का उद्घाटन किया है? यार कह रहा है कि हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की सहायता से एक मेगा बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ध्यान देंगे इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर है डी, पेरू ने, ठीक है। पेरू ने चीन की सहायता से एक मेगा बंदरगाह का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, 103 कहता है 2024 में 16वां विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कजान रूस में आयोजित किया गया था, ठीक है। 103 का सी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट की गई सोहराई पेंटिंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ध्यान देंगे कि ये जो सोहराई पेंटिंग है वो झारखंड से संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जब रूस गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में तो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सोहराई पेंटिंग ले गए थे और उन्हें प्रेजेंट किया था। तो ये झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जुड़ा हुआ है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये डेजर्ट के एरिया में और स्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। इसे IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है अभी मैं बताता हूँ। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यहाँ पे संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड लिखा गया है, बल्कि ये संकटग्रस्त नहीं बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट 3 कहता है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2013 में की थी, ठीक है। तो जहां तक इस स्टेटमेंट की बात है तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है।
प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान सरकार के द्वारा 2013 में शुरू की गई थी, इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 106 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। आइए हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी और व्यवहारिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्र ही इस योजना के पात्र हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख तक है वे इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। वहीं स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 3 है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र बैंकों और वित्तीय स्थानों के बिना जमानत और बिना गारंटर के ऋण प्राप्त करने के प्राप्त हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि जो भी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं छात्र, वो बिना किसी जमानत और बिना गारंटर के भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अब स्टेटमेंट 3 जो है वो तो सही है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। इसमें मिलान करना है योजनाओं को संबंधित मंत्रालय से। तो पहला देखते हैं पीएम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो है वित्त पोषित है। ए का 1 होगा, ये बिल्कुल सही है। अगला है सीएम ग्राम सड़क योजना, ये राज्य सरकार के द्वारा जो है वित्त पोषित है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो है वो राज्य पोषित संपर्क सड़कें हैं। ठीक है, राज्य पोषित संपर्क सड़कें हैं। उसके अलावा ये चौथा है ग्रामीण टोला संपर्क योजना, तो ये स्थानीय क्षेत्र विशिष्ट परियोजना है। इसलिए हमारा उत्तर की बात करें तो ए का 1, ठीक है, और ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 4, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का पहला लेखक गांव जो है वो उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, तो राइटर्स विलेज जो है लेखक गांव वो उत्तराखंड में बनाया गया है, देहरादून के नजदीक है। गांव का नाम ध्यान रखें, गांव का नाम है थानो। ठीक है, थानो विलेज, थानो गांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से किसने फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता। तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार है वो समंथा हॉर्बे के द्वारा जीता गया था। ठीक है, समंथा हॉर्बे, और नोबेल का नाम क्या था, ऑर्बिटल, इनके नोबेल का नाम था ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 110 नंबर प्रश्न है, FHI हॉकी स्टार अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर जो है ये है ऑप्शन सी, मस्कट ओमान में FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 आयोजित किया गया था, मस्कट ओमान। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, फार्मूला 1 में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये मैक्स वेस्टपैटन ने जीता है, वेस्टेपन। ठीक है, मैक्स वेस्टेपन के द्वारा फार्मूला 1 में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता था। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया था। ठीक है, 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन गोवा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहने वालों की संख्या में सबसे अधिक है। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक भारत में है। ठीक है, तो भारत इसका उत्तर होगा 112 का डी। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, बिहार में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य जो है इसका है ऑप्शन सी, जीएसटी से संबंधित विवादों का त्वरित और एक समान समाधान सुनिश्चित करना। ठीक है, तो बिहार में जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है उसका मुख्य उद्देश्य है जीएसटी से संबंधित विवादों का त्वरित और एक समान समाधान सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 115 नंबर।
115 प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में समाचार में रही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 479 किससे संबंधित है? तो 479 जो है वो संबंधित है हिरासत की अवधि के आधार पर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के प्रावधान से। ठीक है, तो धारा 149 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 वो हिरासत की अवधि के आधार पर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के प्रावधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबीज की श्रेणी में क्यों रखता है? तो रिजर्व बैंक जो है कुछ बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की श्रेणी में इसलिए रखता है क्योंकि अपने बड़े आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के कारण। ठीक है, तो कुछ बैंक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो काफी बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, उनका संचालन जटिल होता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो है रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को डीएसआईबीज की श्रेणी में रखता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि जेड मोड सुरंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग को हर मौसम में संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। तो ध्यान देंगे कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। ये जेड मोड सुरंग जो है ये 2 लेन का सुरंग है और ये जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को हर मौसम में संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो यह समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 8500 फीट पर अवस्थित है, 5000 पर नहीं है, बल्कि ये 8500 पर अवस्थित है। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि यह 16.4 किलोमीटर लंबी है और अटल सुरंग परियोजना का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये 16.4 किलोमीटर नहीं बल्कि 6.4 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और स्टेटमेंट 4 है कि यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्र को जोड़ती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें कौन सा सही पूछ रहा है, तो हमारा 1 और 4 जो है ये सही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। 118 प्रश्न देखते हैं। 118 प्रश्न में कह रहा है, 75वें वन महोत्सव के दौरान बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई? तो भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण बिहार के अररिया में किया जा रहा है, अररिया जिला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और दूसरे में जिला दिया गया है। आइए मिलान करते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है और कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। इस तरीके से अगर आप इसे मिलान करेंगे तो हमारा आंसर बी जो है सामने निकल के आता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है। उदय कुमार जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया, बिहार के किस जिले में रहने वाले हैं? तो उदय कुमार जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया है वो बिहार के सारण जिले से संबंधित हैं। ठीक है, उदय कुमार बिहार के सारण जिले से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसकी पुस्तक के लेखक हैं अशोक कुमार और इनकी पुत्री हैं संभवी चौधरी। ठीक है, ये इन दोनों ने मिलकर बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्री टू थिंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट जो है वो जो तीनों दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को और इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन तीनों के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो है वो तो इसका प्रकाशन जो है वो स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक्स फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्री टू थिंक रिपोर्ट जो है वो स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक्स फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर प्रश्न। 123 में कह रहा है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यूएलआई का प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है एक साझा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट को सुविधा या सुव्यवस्थित करना। तो यूएलआई जो है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इसका प्राथमिक उद्देश्य है एक साझा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट को सुव्यवस्थित करना। तो 123 का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। 124 की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे फिनटेक शब्द का अर्थ क्या है? तो फिनटेक शब्द जो है वो है एक मजबूत और खुला डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
फीटर नेट का अर्थ पूछ रहा है, फीटर नेट का। तो फीटर नेट जो है इसका सही उत्तर होगा एक मजबूत और खुला डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना। ठीक है, 124 का बी। 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। 125 प्रश्न कर रहा है श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। श्वेत क्रांति 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का गठन और सुदृढ़ीकरण। तो श्वेत क्रांति 2.0 जो है उसका उद्देश्य जो है वो है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण। स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 है इसकी नीति निर्माण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। क्यों गलत है मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये जो इसका नीति निर्माण है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसका नीति निर्माण किया जाएगा। स्टेटमेंट 3 के बारे में बात करते हैं। तो यह है 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद में 50% की वृद्धि थी। ये बिल्कुल ये सही है, इसका उद्देश्य है। वहीं स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं तो अछूते पंचायतों ग्रामों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय होगा, कृषि मंत्रालय यहाँ पे गलत दिया गया है। इसलिए हमारा सही उत्तर की बात करें तो 1, 3 और 4 जो है ये हमारा सही उत्तर है। इसलिए 125 का बी जो है सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आटाकामा साल्ट फ्लैट जो हाल ही में 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंसने के कारण चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे कि ये चिली में है। दक्षिण अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसमें उसका एक चिली जो है देश है। ठीक है, तो यहीं पर जो है आटाकामा साल्ट फ्लैट चर्चा में रहा था क्योंकि ये 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंस रहा है। अगला है क्वेश्चन 127 नंबर। 127 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शब्द पोर्टल लॉन्च किया है? तो शब्द पोर्टल की जहां तक बात है तो ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, शब्द पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। 128वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यह है भारत में टील कार्बन का पहला अध्ययन कहाँ किया गया था? तो भारत में टील कार्बन का पहला अध्ययन जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया था। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका सही उत्तर होगा। टील कार्बन का पहला अध्ययन जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया है। 129वें प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल के नए लॉन्च किए गए पोत समुद्र प्रताप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जहां तक समुद्र प्रताप की बात है तो इसका उद्देश्य है समुद्री तेल रिसाव को नियंत्रित करना और उस पर प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो समुद्र प्रताप जो है वो क्या करता है या क्या करेगा? तो वो समुद्री तेल रिसाव को नियंत्रित करेगा और उस पर प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। जहां तक 130 का सवाल है तो MRF भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 की सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ध्यान देंगे कि इसका उत्तर जो है वो होगा डायना पुडोल। ठीक है, डायना पुडोल ने भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 की सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। इसमें सुरक्षा बल और उनके महानिदेशकों का मिलान करना है। तो आइए मैच कराते हैं। ठीक है, तो पहला है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो इसका उत्तर होगा बी श्रीनिवास। ठीक है, ए का बी श्रीनिवास उत्तर होगा। दूसरा है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके महानिदेशक की बात करें तो दलबीर सिंह चौधरी जो है। ठीक है, DS चौधरी ये इसका उत्तर होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात करें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज का तो इसके RS भट्टी होंगे। और वहीं केंद्रीय रिजर्व फोर्स की बात करें तो ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसका मिलान करते हैं तो C आंसर जो है सही उत्तर होगा। 132 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 132 नंबर प्रश्न है भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS का थीम क्या था? तो ध्यान रखेंगे इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, तो थीम क्या है? एक सशक्त
एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, ठीक है? इंग्लिश में जहाँ तक बात की जाए तो इसे है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है? चलिए 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री क्यूब्स का सही वर्णन करता है? तो भीष्म क्यूब जो है अभी चर्चा में रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भीष्म क्यूब जो है वो उपहार में दिया था, तो तब से ये चर्चा में रहा था, तो इसके बारे में ये प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं। इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो सही जो है ये आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए बनाए गए पोर्टेबल चिकित्सा यूनिट जो 200 तक ट्रॉमा, जलन या बुनियादी सर्जरी के मामले का प्रबंधन करने में सक्षम है। ठीक है? तो भीष्म क्यूब है, ये तो एक प्रकार का पोर्टेबल हॉस्पिटल जैसा है, ठीक है? एम्बुलेंस जैसा है, पोर्टेबल चिकित्सा यूनिट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है? तो ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश जो है वो नेपाल बन गया है, ठीक है? नेपाल 101वां देश है। चलिए 134 नंबर प्रश्न देखते हैं। पेरिस 2024 और पैरा ओलंपिक खेलों में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने हैं? ठीक है, तो पेरिस 2024 का जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ था उसमें जूडो में जो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट हैं वो हैं कपिल परमार, ठीक है? कपिल परमार जो हैं वो जूडो में मेडल जीत के आए हैं। ओके, तो अगला देखते हैं और ध्यान रखेंगे कि इन्होंने इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है? 136 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुस्तक और उसके लेखक का मिलान करना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। पहला है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, ठीक है? तो मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ की बात करें तो ये हैं तरुण, ठीक है? तरुण चुंग जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। वहीं पर भारत के 75 महान क्रांतिकारी की बात करें तो ये भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इसके अलावा माई बिल्ड लाइफ, ठीक है? तो इसका लेखक जो है वो माई बिलीव्ड लाइफ के लेखक हैं, ये हैं अमिताभ कुमार, ठीक है? उसके बाद मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक जो हैं वो हैं अरुंधति रॉय। तो इस तरीके से अगर आप इसका मिलान करेंगे तो 136 का बी जो है वो सही उत्तर होगा। 2, 3, 4। चलिए 137 नंबर प्रश्न देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज NASSCOM के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान देंगे कि इसमें जो है सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है, ठीक है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नए अध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। 138 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हॉकी की पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का की मेजबानी की है? तो जहां तक इसका सवाल है ये जापान के द्वारा किया गया है। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी जो है वो चीन के द्वारा किया गया है, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ठीक है, मतलब गोल्ड मेडल के बारे में पूछ रहा है कि किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो 139 जो है इसका बी यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसे दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 कह रहा है अल नजाह भारत और किस साझेदार देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो अल नजाह जो है वो ओमान और भारत के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 141 प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य से तपेदिक रोग को खत्म करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? तो तपेदिक को जो है ये 2025 तक खत्म कर देना है, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? तपेदिक को ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तो टीबी को जो है 2025 तक बिहार से समाप्त कर देना है। 142 नंबर प्रश्न देखते हैं। 142 में कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में फेमिना मिस इंडिया बिहार का खिताब किसने जीता? तो इसकी विनर जो है अदिति झा रही हैं, ठीक है? अदिति झा फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 रही हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का आकलन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फास्सी के द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है? खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का आकलन, ठीक है? और इसका परियोजना FSSAI के द्वारा किया गया है।
144 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इसमें राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। ये NIOT के द्वारा नहीं बल्कि INCOIS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला गलत है। स्टेटमेंट 2 है, यह भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री ऊर्जा की विशाल क्षमता पर प्रकाश डालता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से 144 में जो उत्तर होगा वो होगा केवल 2 यानी बी आंसर। 145 की बात करें तो H5N1 वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये गलत जो है इसमें ऑप्शन डी जो है गलत है। यह जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है परंतु स्तनधारियों को संक्रमित नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। यह स्तनधारियों को भी जो है संक्रमित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवार को सेवाएं और सहायता प्रदान करना। तो प्रोजेक्ट नमन क्या है? ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को सेवाएं और सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, गिद्धों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ध्यान देंगे कि ये जो है निमेसुलाइड को जो है प्रतिबंधित किया गया है। क्या नाम है? निमेसुलाइड। ओके, 148 देखते हैं। 148 प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर जो है नई दिल्ली होगा, क्योंकि नई दिल्ली में ही प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था। 149 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक जो है वो था 39, ठीक है। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39 था, 39। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। WHO के द्वारा जो है वो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने KGS IAS का टेस्ट 3 पूरा सॉल्व कर लिया है। ये उसका पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने 75 प्रश्न देखे थे, पार्ट 2 में हम लोगों ने 75 प्रश्न देखे हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग फिर फरवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को जो इससे संबंधित टेस्ट जारी किया गया है उसे बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।